जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं यूनिट 2 की पेपर 2 की हिंदी साहित्य वाली। तो आप लोगों को पता है कि हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, इन 4 यूनिट के पीवाईक्यूज 2020 से लगाकर 2025 तक जितने पूछे गए इन सब पे हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ हम पेपर फर्स्ट की भी यूनिट वाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं ना। अभी मैं एक बार आपको विजिट करा देता हूँ मेरा चैनल कि कहाँ पर क्या चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, ये हमारा एनजे हिंदी एकेडमी चैनल है। इस पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जिस पे जैसे आप लोग जाओगे तो प्लेलिस्ट पे आपको पेपर फर्स्ट के अभी हमने 4 क्लासेस अपलोड करी, यानी लगभग उसमें 2 से 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए ना। उसी के साथ आपको यहाँ पर जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र लिखा हुआ है, तो इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाला ये जो लिखा है इसमें यहाँ पर लिखा है नेट हिंदी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज है ना। तो यहाँ पर यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हम सोल्व कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको व्याकरण पढ़ना है तो व्याकरण वाला पार्ट भी हमने पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो भाषा विज्ञान वाला जो है यूनिट फर्स्ट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक बार आप कंटेंट चेक करना कि मैंने किस तरीके से भाषा विज्ञान वाले पार्ट को पढ़ाया है ना। तो इस बार एक बार इस कंटेंट को जाकर जरूर विजिट करें, जरूर देखिए। आप एनजे हिंदी एकेडमी हमारा चैनल है, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, तो आप वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। ठीक है, चलो अब आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक में। यूनिट 5 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 में हमारी कविता जुड़ी है पेपर 2 में हिंदी साहित्य के इतिहास में ना। उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। यानी कि जो ये रचना है जो है हमारी सरोज स्मृति में जो हमारी ये पंक्तियां आई है, एक्चुअल में पहले मैं बता दूं सरोज स्मृति जो है वो एक कविता है यूनिट 5 की, हमारी एक कविता है। उसमें जो पंक्तियां आई उसको हमें क्रम से जमाना कि पहले कौन सी पंक्ति, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, ये पंक्तियां हमें यहाँ पर जमाना है ना। तो चलो पहले पूरी पंक्तियां मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि क्या चीजें यहाँ पर आएगी। ठीक है, तुम मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, और भी फलित वह छाया, दुख ही जीवन की कथा रही, धन्य में पिता निरर्थक, तेरा वह जीवन संदूतरण है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी पहले नंबर पर पंक्ति आएगी तेरा वह जीवन संदूतरण, तेरा वह जीवन संदूतरण तेरा वह जीवन संदूतरण। फिर उसके बाद आएगा मैं कवि हूं पाया है प्रकाश, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश, धन्य में पिता निरर्थक, धन्य में पिता निरर्थक। उसके बाद हमारा आएगा और भी फलित वह छाया, और भी वह फलित वह छाया। और उसके बाद लास्ट में आएगा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं। ये लास्ट में पंक्तियां हमारी आएगी ना। तो इस तरीके से हमारी पंक्ति आएगी, हमको इसको सीक्वेंस से जमाना है, और ये सीक्वेंस हमारे ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमारी होने वाली है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग अभी इसको लाइव देख रहे हो बच्चों, तो एक बार मुझे कमेंट में वॉइस और सारी चीज़ें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे सामने कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करने। और रिकॉर्डेड वाले बच्चे हो सभी मैं विनती करूँगा कि आप कम से कम आंसर तो करते हो जाओ ना। इतना टाइम मैं बीच में देता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़कर अपना आंसर पिन कर पाओ कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है ना। ये आंसर आप पिन कर पाओ। आंसर पिन करने से आपको क्या होगा कि आपकी एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा हम एक्चुअल टेस्ट यहां पर दे रहे हैं ना, एक्चुअल टेस्ट की फीलिंग आपको यहां पर होगी मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये पंक्ति हमारी आएगी। और आपको पता है यूनिट 5 से यही चीजें आती है। कोई पंक्तियां दी जाती है उनका क्रम जमाने को आता है, कोई पंक्ति दी जाती है पूछा जाता है किस कवि की है, कोई पंक्ति दी जाती है किस रचना की है, या रचनाकार का जन्म वर्ष के आधार पर जमाने का, उन रचनाओं को जन्म वर्ष प्रकाशन वर्ष के आधार पर जमाने का, या फिर वो कविताएं किस कविता संग्रह में संकलित है, ये सब ही पूछा जाता है हमारे यूनिट 5 में। ये 5-6 टॉपिक चीजें होती है जो अगर आप उनको अच्छे से कवर कर लो तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि अपनपो आप ही बिसरो, जैसे सुनोहा काच मंदिर में भरमत चूके मरे है ना। कबीर की उपयुक्त पंक्ति में स्नोहा शब्द का उचित अर्थ है है ना। उचित अर्थ क्या आपको बताना है। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। यानी कि इसमें ये बता रहा है, कुल मिला के आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको एक चीज का बताना, स्नोहा शब्द का अर्थ बताना है ना। यहाँ पर स्नोहा शब्द का अर्थ क्या है, तो मेरे भाई स्नोहा शब्द का अर्थ यहाँ पर कुत्ता आ रहा है, बस इतना सा ध्यान रखो। बाकी उसने
नीचे क्या लिखा इसको अभी छोड़ो, उसको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। अभी इतना बताओ कि जो कबीरदास की एक पंक्ति है, अपनपो आप ही बिसरो जैसे स्नोहा काच मंदिर में भरमत चूके मरो, है ना, वो क्या है, तो उसमें स्नोहा शब्द जो आ रहा है वो कुत्ते के लिए उन्होंने प्रयोग किया, इतना हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कुछ जो कविताएं हैं, उन कविताओं की पंक्ति देकर उसमें से किसी शब्द का अर्थ हमसे पूछा जाता है, तो इन पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है ना। हालांकि एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन हर शिफ्ट में ये कहीं ना कहीं हर बार पेपर में एक क्वेश्चन तो ये देखने को मिलता ही हमें, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट करना मुझे, चीजें कैसी चल रही है आप लोगों की, जल्दी से। ओके ओके स्टूडेंट, ओके ओके ओके। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है असाध्य वीणा। क्या है असाध्य वीणा? एक कविता है, आपको भी पता है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियवंत के नीरव एकालाप में आए संबंधों को पहले से बात के क्रम में लगाना, यानी इनके जो असाध्य वीणा में जो कविता है, उस कविता में वर्णित जो प्रियवंद है उनके नीरव को, यानी ये जो शब्द है इनको जो कविता में जिस क्रम से आए उस क्रम को आपको पहले से बात के क्रम में लगाना है ना असाध्य वीणा में। तो आपको बताना कि असाध्य, अच्छा असाध्य वीणा कविता जो है वो एक तरीके से ये है कि भाई इस कविता को इस जो वीणा है इसको कोई बजा नहीं पा रहा था, तो इसको एक व्यक्ति ने बजाया। फिर इसमें पूछा जाता कि ये वीणा किस लकड़ी की बनी थी, किस व्यक्ति ने बनाई और किस व्यक्ति ने बजाई, ये तीन चीज हमसे ये भी पूछी जाती, तो ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो इसमें जो आने वाला क्रम है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले हमारा आया था ओ विशाल तरु, ओ विशाल तरु, पहले नंबर पे क्या आया था ओ विशाल तरु। फिर आया था ओ स्वर संभार, ओ स्वर संभार। दूसरे नंबर पे क्या आया था ओ स्वर संभार, है ना। तीसरे पे आया था ओ दीर्घकाय, तीसरे पे क्या आया था ओ दीर्घकाय। फिर उसके बाद हमारा जो है चौथे नंबर पे क्या आया था हमारा, चौथे नंबर पर हमारा आया था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है ना। चलो इसके थोड़े से आंसर जो नीचे क्वेश्चन के आंसर दिए उसने थोड़े से मिस प्रिंट इसमें किया हुआ है, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक सही कर लेना आप। ये डी है, उसके बाद ए है, क्या हो रहा है ये। चलो मैं इसका सही आंसर आपको यहाँ लिख देता हूँ। पहले डी है, फिर उसके बाद ए आएगा, डी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर हमारा ई आएगा और फिर हमारा सी आएगा ना। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था पहला आएगा ओ विशाल तरु, है ना। फिर हमारा ओ दीर्घकाय दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा ओ स्वर संभार, है ना, तीसरे नंबर पर। फिर लास्ट चौथे नंबर पर आएगा ओ रस पलावन, है ना, चौथे नंबर पर। पांचवा आएगा ओ सरमई है, ओ सरमई, है ना, ये हमारा पांचवें नंबर पर आएगा। तो ये असाध्य वीणा का एक कविता में वर्णित ये जो शब्द है, इन शब्दों को हमें क्रम से जमाना था, है ना। कुछ इस तरीके से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये आते जरूर है ना। तो हमें हर कविता को बड़े डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं होता है। चलो आप लोग कमेंट करो, ठीक है। कुछ बच्चों ने बिल्कुल ओके ओके। देखो सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था, हमें ये याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार आता है। सतपुड़ा का जंगल एक कविता है, उसमें एक वाद्य यंत्र बजाया गया था, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र था। सतपुड़ा का जंगल मध्य प्रदेश में, याद रखना है ना, मध्य प्रदेश के जंगलों की बात हो रही सतपुड़ा के। उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था, तो ढोल का किया गया था। किसका किया गया था, ढोल का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ याद रखना है, ढोल का प्रयोग किया गया था। और ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है यूजीसी नेट वालों का, कई बार उन्होंने रिपीट इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखना है मेरे भाइयों, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद हमारा सूची एक का सूची दो से मिलान हमें करना है। एक तरफ हमारे जो है अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां हैं और उन पहेलियों के उत्तर हमें देना है ना। एक तरफ पहेलियां और एक तरफ उनका उत्तर देना है। तो आपको पता है कि यूनिट 5 में अमीर खुसरो की पहेलियां जुड़ी है और उन पहेलियों के उत्तर हमें देना होता है ना। और ये कभी कभी डायरेक्ट एक पहेली दे दी जाती है, उसका डायरेक्ट उत्तर भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी इस तरीके से हमें सूची मिलान में भी ये चीजें दी जाती है ना, तो ये याद रखना है ना। तो इसमें पहला आता है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप भी करो, ठीक है। मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूं, आप सही करते हो गलत करते हो, मैं आपका आंसर भी देख रहा हूं, ठीक है, ओके। पहली पंक्ति है आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए, है ना।
आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। ये हमारा कौन सा आना चाहिए इसमें? तो इसमें जो हमारा है वो आरी है। आरी, आपको भी पता है कि आना जाना उसका भाई, लेकिन जिस भी घर जाए लकड़ी खाए। आरी क्या करती है? हमेशा लकड़ी को काटती है, जो लकड़ी है उसको काटती है, पेड़ को काटती है, तो यानी लकड़ी को खाती है। फिर आता है अरत तो उसका बुझेगा, मुंह देखो तो सुझेगा, है ना। ये दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। इसमें क्या आएगा? दर्पण आएगा। एक राजा की अनोखी रानी, एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से हुआ पीवे पानी, नीचे से पीवे पानी। ये क्या? दिए की बत्ती की बात हो रही है ना। आपको पता, दिए में जो बत्ती होती है उसका पूरा पानी, या फिर यूं कहूं उसका पूरा तेल जो है वो चूस जाती है ना। मिल रहे थे नर रहे, अलग होए न नार, सोने का सा रंग कोई, चतुराई विचार। ये चना की बात की रही। किसकी बात कर रहा है? चने की बात कर रहा है ना। तो इसमें चौथे नंबर पे क्या आएगा? चना आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको मिला देता हूँ। आरी जो है पहले नंबर पर आएगा, दर्पण दूसरे नंबर पर आएगा, दिया और बत्ती तीसरे नंबर पर आएगा, और चौथे नंबर पर हमारा आएगा चना। ठीक है, चौथे नंबर पर चना आएगा। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? हम इसको आंसर लगाते हैं। ये ऑप्शन मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहेलियाँ आती ही आती है। एक पहेलियाँ फिक्स मानो आपके पेपर में ना, इस बार भी एक पहेलियाँ फिक्स होगी। और आपको पहेलियाँ करना है तो ज़्यादा कुछ पढ़ो मत पहेलियों के लिए। जो पिछले 2000, मैं कह रहा हूँ कि 2020 से या 2018 से मान के चलो, 2018 से 2000 जून 2025 तक जितनी पहेलियाँ, जितने पेपरों में आई है, बस उनको पढ़ लो। उसी से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये मेरा वादा है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। ओके, चलो, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा कमेंट, यानी सही कमेंट आया मेरे भाइयों। ओके, चलो ठीक है। ओके, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद एक कविता है नागार्जुन की। कविता में आए जीव या जंतुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाइए। जब मैं यूनिट 5 पढ़ाता हूं तो यूनिट 5 में यही पढ़ाता हूं, इन कविताओं में और इन रचनाओं में मैं क्या पढ़ाता हूं कि जैसे जो पहले से बात के में जो जीव जानवर आए उनके बारे में पूछता है, और पूछता ही है ना। तो ये हम बताते कि कौन किस तरीके से क्रम से आया, उन पंक्तियों को क्रम से हम बताते हैं, उन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द होते तो उनको क्रम से मैं बताता हूं। ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? चक्की। सबसे पहले कौन आती है? चक्की आती है। सबसे पहले चक्की आती है ना, चक्की। चक्की आती है। फिर उसके बाद हमारा आता है कुतिया। फिर उसके बाद क्या आती है? कुतिया आती है ना। अकाल और उसके बाद देखो उसमें एक पंक्ति है, अकाल और उसके बाद की एक रचना की पंक्ति में आपको बता देता हूं कि चक्की पड़ी सुनी, कुतिया रोए बार बार। चक्की पड़ी सुनी, कुतिया रोए बार बार। इस तरीके से चूहे और चिपकली और कोए सबकी बात होती, मतलब सब भूख से तड़प रहा है। अकाल और उसके बाद क्या है कि जो अकाल की स्थिति है वो यहां पर बता रहा है, और अकाल की स्थिति कैसी थी वो यहां पर बता रहा था ना। तो चक्की उसमें पहले आती है, उसकी पंक्ति में स्टार्टिंग की आपको बता रहा हूं। चक्की पड़ी सुनी, कुतियां रोए बार बार, चूहा कि ऐसे कुछ पंक्ति, मुझे पंक्ति ध्यान नहीं आ रही, लेकिन हाँ उसकी पहली उस पंक्ति का जो पहला कोट है यही है कि चक्की पड़ी सुनी, कुतिया रोए बार बार। आपको अगर पूरी याद आ रही तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना। तो इस प्रकार की उस पंक्ति में पूरी ये चीजें आती है। तो चक्की पहले आती, कुतिया बाद में आती है, फिर हमारी चिपकली आती है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे चूहा आता है, और फिर पांचवें नंबर पे कोआ आता है ना। ये हमारा सिक्वेंस आता है। तो ये सिक्वेंस आपको याद रखना है मेरे भाइयों, ठीक है। अगर आप लोगों को यूनिट 5, मतलब हालांकि मैं सभी चीजें पढ़ाने वाला हूं आपको, लेकिन आप मुझे चीजें बताना कि जब मैं पीवाईक्यूज खत्म कर दूं उसके बाद मैं यूनिट 5 से पहले स्टार्ट करूं या यूनिट 10 से स्टार्ट करूं। मैं सोच रहा हूं यूनिट 10 से स्टार्ट करते हुए आपको यूनिट 5 तक लेके आऊंगा, है ना। तो आप बताना मुझे। हालांकि यूनिट फर्स्ट मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ा दी है, उसके बाद हर यूनिट को हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, और बड़े डीप कंटेंट के साथ हम पढ़ेंगे ना। और वो कंटेंट देखना हो तो आप यूनिट फर्स्ट का मेरा कंटेंट देख सकते हो, मैंने कितने डीप से और कितनी बारीकी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलो, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पढ़ रहे हो भाइयों। ओके ओके, ठीक है। चलो अगला आता है, पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ धन बना ढाका, किमी के भेटो कत तुम न मोहि पाओ न पाका। यह कवितांश जायसी कृत पद्मावती के नागमती वियोग खंड की किस मास के वर्णन के अंत में आता है? एक चीज मैं बता दूं आपको, पद्मावत में टोटल 57 खंड है। उस 57 खंड में से हमारे सिलेबस में 30वां खंड नागमती वियोग खंड हमारे सिलेबस में जुड़ा है, और उस नागमती वियोग खंड में 12 महीने का वर्णन हुआ है, 12 माह का वर्णन हुआ है, या 12 महीने का वर्णन हुआ, आप ये कह सकते हो ना। तो 12 महीने या 12 माह का वर्णन वहां पर हुआ है। तो उस
12 महीने में पहले तो ये याद रखो कि 12 महीने का वर्णन हुआ, फिर उस 12 महीने में सबसे पहले कौन से माह से शुरुआत हुई, तो आषाढ़ माह से वहां से शुरुआत हुई है ना। लेकिन यहां पर जो पंक्ति दी वो पंक्ति किसकी लास्ट पंक्ति है, तो सावन महीने की लास्ट पंक्ति है, ये पूछा उसने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सावन महीना। आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आप लोगों को। ओके, चलो आगे आते हैं। चलो ठीक है भाई, ये भी बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है। ओके, ओके, चलो अगली, ये भूल गलती कविता में केदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। भूल गलती कविता में केदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में आपको लगाना है ना। और पहले से बात का जो क्रम है वो हमारा क्रम क्या होना चाहिए, इन पंक्तियों को हमें देखना है। पहले से बात का क्रम जो है, पहले इन पंक्तियों को मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद में बताता हूं। समूचे जिस्म पर लतर, नामंजूर जिसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता वह कैद पर लाया गया ईमान, है ना। अब ये कुछ पंक्तियां, अब इस पंक्तियों को हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी। तो सबसे पहले आती है पहने हथकड़ियां वह एक ऊंचा कद, है ना। पहले पहने हथकड़ियां वह एक ऊंचा कद पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा समूचे जिस्म पर लतर, समूचे जिस्म पर लतर दूसरे नंबर पर आएगा ना। तीसरे नंबर पर आएगा वह कैद कर लाया गया ईमान, वह कैद कर लाया गया ईमान तीसरे नंबर पे ना। चौथे नंबर पर आएगा बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। और सबसे लास्ट में आएगा ना मंजूर जिसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, है ना, ये पांचवें नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये करेक्ट होता है कि पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा और पांचवें पे क्या आएगा। अगर इन पंक्तियों को भी याद रख लेते हो ना कि इन पंक्तियों का क्रम क्या है, ये पंक्तियां किस रचना की है, तो आप यकीन मानो कि आप 90% क्वेश्चन यूनिट 5 के सही कर दोगे आने वाले पेपर में। क्योंकि पेपर ऐसे ही बनता है, इसमें से कोई दो पंक्ति उठाएगा और आपको बोल देगा कि ये पंक्ति किस रचना की है ना। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाइयों, है ना। इसलिए हमें ये चीजें ध्यान रखना है, इन पंक्तियों को, इनको बहुत अच्छे से करना। तब तो हम बार बार कहते हैं कि अगर किसी चीज का कोई सार है तो वो एकमात्र सार है हमारा, और वो सार है हमारा कौन सा, PYQ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित रामचरित मानस में राम राज संबंधी वर्णन की पंक्तियां कौन सी है ना। यानी तुलसी, देखो एक चीज मैं बता दूं, रामचरित मानस हमारे सिलेबस में जुड़ा है तुलसीदास का, और इसमें 7 कांड है, 7 कांड की बात की गई है रामचरितमानस में। और इन 7 कांड में से हमारे जो सिलेबस में जुड़ा है वो 7वां कांड ही जुड़ा है, जिसको हम उत्तर कांड कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर कांड। और इस उत्तर कांड में ही राम राज्य की बात की गई है ना। तो राम राज्य की जिस कांड में बात करी गई है वही हमारे सिलेबस में जुड़ा है। टोटल 7 कांड जुड़े हुए, 7वां कांड उत्तर कांड हमारे सिलेबस में जुड़ा है। तो राम राज्य से संबंधित कौन सी पंक्तियां हमारे सिलेबस में आई हुई है ये हमें बताना। कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर करो। तो नहीं भई शोक न रोग, नहीं भई शोक न रोग, यानी कि उस राज्य में या उस समय किसी को कोई ना तो भय था ना किसी प्रकार का रोग था। बिल्कुल सही बात है, ये उसकी पंक्ति है ना। बड़े भाग मनुष्य तन पावा सब गुण गई, है ना। ये पंक्ति उस समय नहीं आई थी मेरे भाई, ये तो नहीं आई थी। फिर आता है सब गुणज पंडित सब ज्ञानी, है ना, ये भी हमारी आई थी, ये भी सही बात है। फिर आता है देन ईश बिनु हित स्नेह, ये नहीं आई थी। सब उदार सब पर उपकार, ये भी आई थी। तो ए, सी और ई हमारी यहाँ पर पंक्ति आई थी। ये देख लो कमेंट बॉक्स नीचे ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ए सी ई वाला आ रहा है क्या कोई ऑप्शन, ए सी वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, और ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आया कामायनी की लज्जा सर्ग हमारे यहाँ पर आइए, इसको आपको बताना है। चलो बढ़िया है, कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से। ठीक है, देखो कामायनी की लज्जा सर्ग की पंक्ति है। कामायनी के बारे में बता देता हूँ। टोटल 15 सर्ग हमारे सिलेबस में, जो मतलब हमारी जो रचना है उसमें 15 सर्ग कामायनी में आते हैं। उसमें से 3 सर्ग हमारे यहाँ पर जुड़े हुए ना, 15 सर्ग टोटल है। टोटल में से जो 3 कामायनी के 3 सर्ग हमारे सिलेबस में जुड़े हुए, उसमें से एक लज्जा सर्ग भी। और लज्जा सर्ग की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को बताना कौन सी पंक्तियां लज्जा सर्ग की है। तो प्राणी कटुता
को बांट रहा जाति को करता अधिक दीन, ये नहीं है, ये लज्जा सर्गे की नहीं है। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, ये भी आती है, ये पंक्ति आती है बिल्कुल। इस निर्विद निशा में संस्कृति के आलोक गए मई रेखा क्या है, ये भी आती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, ये भी आती है बिल्कुल। तो सी डी ई हमारी आती है, सी डी ई हमारा किस में ऑप्शन आ रहा है, चलो सी डी ई देखो भाई, सी डी ई ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये लज्जा सर्ग में आती है, ठीक है। ओके चलो अगली रचना है फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था। फिर विकल है प्राण मेरे महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, ये याद रखना है। फिर विकल है प्राण मेरे ये जो गीत है उनके कौन सी रचना में संकलित हुआ था, तो ये उनकी रचना में हुआ था सांध्य गीत में। किसमें हुआ था, सांध्य गीत। सांध्य गीत एक काव्य संग्रह या एक उसमें इनका ये गीत संकलित हुआ था, सांध्य गीत में, याद रखना है ना। हरिओज जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिओज जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे, चलो आंसर करो फटाफट। हरिओज जी पहले इसका क्या नाम रखना चाहते थे, प्रिय प्रवास का, है ना। प्रिय प्रवास से पहले हरिओज जी क्या नाम रखना चाहते थे, बताओ फटाफट। ये ब्रजांगना विलाप, ये ब है ना, ये व नहीं है, ब है, इसको ब कर लेना। ब्रजांगना विलाप क्या रखना चाहते थे, ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप वो रखना चाहते थे ना। प्री प्रवास से पहले हरिओज जी क्या नाम रखना चाहते थे, ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। चलो अगला क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही कर लेना ना, जो ब्रजांगना लिखा उसको ब्रजांगना कर लेना। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको भ्रमर गीत पद की कुछ पंक्तियां लिखिए, दूसरी तरफ उस के उल्लेखित राग का नाम लिखा है, यानी वो जो पंक्तियां किस राग में गाई गई है ना। आपको भी पता है भ्रमर गीत में हर एक उस सर्ग में या हर उसमें एक राग के साथ गाई गई है ना, किसके साथ गाई गई है, ये हर एक राग के साथ गाई है। तो आपको यहाँ पर हर एक उसका राग बताना है मेरे भाइयों, ठीक है। अरे क्लियर हो रहा है, चलो आंसर करो फटाफट। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी राग काफी का है, किसका, राग काफी का है। आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे राग नट का है, किसका, राग नट का है। नकरी हमारे हारिल की, नकरी हमारे हारिल की किसका है, नकरी हमारे हारिल की राग सारंग का है, किसका, राग सारंग का है। हम तो काना कने की भूखी, ये किसका है, राग धनाश्री की, किसका, राग धनाश्री का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, किसका, राग काफी का। आए जोग सिखावन पांडे राग नट का। नकरी हमारी हारिल की राग सारंग का। हम तो काना काने की भूखी, है ना, तो ये किसका, राग धनाश्री का है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आएंगे। चलो अगला फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कविता की पंक्तियां हैं और एक तरफ कविता है। मैंने आपको बताया था कि ये भी दिया जाता है कि पंक्तियां देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी पंक्ति किस कविता की है ना, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलो आप लोगों को आंसर करना, जल्दी से बताना मुझे। चलो एक एक चीज़ को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ बड़े अच्छे से। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है ना, ये पंक्ति किसकी है, उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। अकाल दर्शन का है मेरे भाई, किसका है, अकाल दर्शन का, अकाल दर्शन का है ना। पहला, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है ना, और संसद, तलाश है और संसद, मुझे अपने प्रजातंत्र के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है ना, ये संसद किसी और का है ना, ये यहाँ का नहीं है, आंसर है। तो ये हमारा है मुझे अपने प्रजातंत्र के लिए किसी और का तलाश है, ये हमारा नक्सलवाड़ी की रचना है। किसकी, नक्सलवाड़ी की, किसकी, नक्सलवाड़ी की, नक्सलवाड़ी की पंक्ति है। मेरा देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है, इसमें रोटी आएगा, रोटी और संसद है ना, रोटी और संसद पूरी रचना का नाम है, ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पर लिख लेना, रोटी और संसद पूरी रचना का नाम है।
रोटी और संसद पूरी रचना का नाम है, जो यहाँ पर आ गया था, तभी तो कहूँ मैं यहाँ कहाँ से संसद आ गया है ना। तो रोटी और संसद किसका, तीसरे नंबर पे आएगा ये रोटी और संसद हमारा, मेरे देश की संसद मौन है इसमें ना। और लास्ट में बचा मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये मोचीराम का है ना। ये मोचीराम की बड़ी फेमस रहा और बड़ी प्यारी रचना है ना। मेरे लिए हर वो कहता है स्टेशन पे कि साहब मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है ना, ठीक है, यही कहता है वो। बड़े अच्छी, मतलब इस रचना को पढ़ते हो तो बड़ा एक दिल भर आता है आपका, एक मन भर आता है कि क्या प्यारी रचना उन्होंने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आएगा ना। चलो, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है। आपको पता है कि भारत भारती हमारी सिलेबस की रचना है, उसका जो वर्तमान खंड है, देखो वहाँ पर वर्तमान खंड, भविष्य खंड और अतीत खंड, ये 3 खंड हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। उसके जो वर्तमान खंड का उपखंडों के शीर्षक क्या क्या है, अब वहाँ पर जो वर्तमान खंड है उसमें भी उपखंड है ना, वो हमें बताना चाहिए, ठीक है। चलो आंसर करो फटाफट आप लोग। देखो कृषि और कृषक आएगा, रुइयों के सपूत आएगा, और हमारा आएगा धर्म की दिशा। तो बी, सी और ई हमारा इसमें आएगा ना। वर्तमान खंड में कौन से शीर्षक आते हैं, बी सी ई आते, बी सी ई आते, बी सी ई कहां पर आ रहा है, बी सी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अरे सही है। चलो, मुक्तिबोध की कविता है, अरे मुक्तिबोध की एक तो ब्रह्म राक्षस है ही। चलो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं वहां सोल्व करने का, अगर सोल्व करना नहीं आता है तो। जैसे मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस, तो पहले देखो ब्रह्म राक्षस कहां कहां आ रहा है, तो ब्रह्म राक्षस तो भाई बहुत जगह पर आ रहा है, सिर्फ एक में नहीं आ रहा है, तो पहले एक को हटा दो, इसमें नहीं आ रहा है ना। फिर अब ब्रह्म राक्षस के बाद देखो भूरी भूरी खाक दुल भी इन्हीं की है ना। तो भूरी भूरी खाक दुल कहां कहां पर आ रहा है, बी, उनको पकड़ो, बी एक ही जगह पर आ रहा है और जगह पर नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई बी ये वाला हो जाएगा, ए बी सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक दुल और भूल गलती, ये किसकी रचना है, हमारी मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। कामायनी के सर्गों का सही क्रम बताना है। देखो कुछ क्वेश्चन आए ना आए, पर एक चीज में क्वेश्चन वादे के साथ कह दूं, कामायनी से क्वेश्चन अभी तक इतिहास है, उठा के देख लो सभी पेपर है ना, कामायनी से कभी क्वेश्चन नहीं रुका है। कामायनी से क्वेश्चन आना मतलब आना है ना। ये चीजें एकदम ऐसा है कि भाई पत्थर की लकीर है, क्या है, पत्थर की लकीर है। पत्थर की कैसे लकीर की, कोई जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देता कि ये चीजें हो गई, तो वो पत्थर की लकीर है कि कामायनी से रचना आनी ही आनी है ना, इसका कोई और तोड़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा इसका सही क्रम क्या होगा हम आपको बताएंगे। ओके, ठीक है। पहले नंबर पर आएगा, आपको सबको पता है कर्म, यहाँ पर कर्म जुड़ा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे स्वप्न आएगा, फिर उसके बाद हमारा संघर्ष आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, संघर्ष आएगा, है ना। फिर हमारा चौथे नंबर पे निर्वाद आएगा और पांचवें पे दर्शन आएगा, है ना। ये हमारा क्रम होगा। तो कर्म, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। हालांकि आपको 15 के 15 नाम याद होने चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। 15 के 15 नाम याद होने चाहिए आपको, कामायनी सर्ग के 15 के 15 टोटल नाम, है ना। क्योंकि 15 के 15 नाम से हर, मतलब ये मान के चलो हर अल्टरनेट साल में एक बार तो ये पूछ ही लेता है कि, या हर अल्टरनेट पेपरों में ये पूछ लेता है वो कि कामायनी के सर्गों को क्रम से जमाइए, कामायनी के सर्गों को क्रम से जमाइए ना। ये चीज़ें पूछता ही पूछता है, यकीन ना हो तो पीवाईक्यू अभी चल रहा है, ये पीवाईक्यू आया हुआ था और बाकी चीज़ों में भी आता है भाई। अगर किसी साल 2 शिफ्ट होती तो दोनों शिफ्टों में पूछा जाता है, मतलब इतना क्रेज है हमारी कामायनी की रचना का, ठीक है। याद रखना, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है ना, 15 सर्गों में बटी हुई है, ये भी याद रखना। उसमें से 3 सर्ग हमारे सिलेबस में जुड़े हुए हैं ना, ये भी याद रखना। चलो अगला है राम की शक्ति पूजा। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषता है। क्या क्या विशेषता है राम की शक्ति पूजा की आपको बताना है। इसका मूल स्रोत कृतवास रामायण के कृतवास का बांग्ला रामायण से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए, ये गलत बात। ये कहता है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है,
अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये पंक्ति आती, ये नहीं आती कि अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर होना चाहिए, ये पंक्ति नहीं आती, तो ये भी हटा दो। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश व द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है, बिल्कुल सही बात है। यह कविता निराशा का महिमा मंडल नहीं करती, निराशा का महिमा मंडल नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। तो ए डी ई आएगा, ए डी ई किस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। ऑप्शन नंबर बी को आंख मिच कर लगा दो, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, अरे सही बोल रहे हो गुरु। ओके चलो आगे चलते हैं। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है आपको। एक तरफ कविताओं की पंक्तियां दे रखी है और अगली तरफ आपको क्या दिया हुआ है, उस कवि का नाम दिया है, यानी किस व्यक्ति की ये पंक्ति है। तो पहले तो ये याद रखो कि इस व्यक्ति की रचना कविता कौन सी हमारे इसमें जुड़ी है, या फिर ये याद रखो कि ये पंक्ति किस कविता की है। तो कविता लिख दो, जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है एग्जाम हॉल में ना, तो आप ये लिख लिया करो कि भाई ये कविता किसकी, ये पंक्ति किस कविता की, ये पंक्ति किस कविता की, ये पंक्ति किस कविता की। फिर तो डायरेक्ट बता ही दोगे कि यार ये कविता इस व्यक्ति की, ये इस व्यक्ति की, ये इस व्यक्ति की। इस तरीके से आप सोल्व कर ही दोगे। अरे बोलो, कर दोगे ना मेरे भाइयों, करोगे या नहीं करोगे? हैं? ओके, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, है ना, मुक्ति बोध की। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मुक्ति बोध की आती है मेरे भाई। विस्तृत नभ का कोई कोना, है ना, ये महादेवी वर्मा की है। किसकी? महादेवी वर्मा की। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, निराला की, राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है ना। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञेय की रचना है ना। तो ये अज्ञेय की रचना की पंक्ति है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो ये कहाँ पर आया ये देख लो पहले। ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक मज़ेदार क्वेश्चन आया था ये। इस मज़ेदार क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से आंसर कर पाओगे, और करना भी चाहिए आप लोगों को, है ना। ओके मेरे भाइयों, ओके, ठीक है 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 ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लक्ष्मी अहिल्या ये क्या बायाबाई तो नहीं था, बाजियाबाई था ये, बाजियाबाई, बाजियाबाई भवानी पद्मनी, है ना। इनके नाम दिए थे, इनको नगरों के साथ आरोही क्रम में आपको जोड़ना था, है ना। तो लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी से थी, तो पहले में झांसी में बी सबसे पहले आएगा, तो बी सब जगह पर है। ठीक है मेरे भाई, बी सब जगह है, तो देख लिया हमने, है ना। फिर उसके बाद अहिल्याबाई इंदौर से, तो बी के बाद ए आएगा, तो ये हटाओ ये हटाओ, अब दो जगह पर बचा, है ना। और फिर उसके बाद बाजियाबाई भी हमारी गौलियर है, विजयाबाई है, ये बाजियाबाई भी नहीं है, विजयाबाई शिंदे है ना, विजयाबाई शिंदे। तो ये सी नंबर पे आएगा, तो ये भी हमारा दोनों में अभी तक चल रहा कंपटीशन। ठीक है मेरे भाई। अब आता है भवानी, क्या आता है हमारी भवानी। भवानी जो है हमारी भवानी हमारी बंगाल, नाटोर बंगाल से थी, है ना। तो यहाँ पर ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को अब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, बाकी ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, अन्यथा आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप एक बार P2 कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हो। मुझे पता करने का बस एकमात्र जरिया है कि आप वीडियो को अंत तक देखो, लास्ट में P2 लिखो, है ना। ये P2 लिखने से मुझे पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो को अंत तक देख रहे हो मेरे भाई। डेली एक नया कोड देंगे, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे इसको देख रहे हैं, बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, ताकि हम इन क्लासेस को कंटिन्यू करें और ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे। इस वीडियो कल हम यूनिट 5 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है।